Okay, so let's start. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन लेट्स से कैलकुलेट व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, एंड आई हैव गिवन यू सम 2 and 3 क्वेश्चंस, सो वी विल चेक. ठीक है. So question number 2 is all of you are having this, right? क्या कहते हैं, पीडीएफ मैंने भेजा था आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? If alpha particle with speed v naught is projected from infinity and approaches up to distance r naught from the nucleus, then speed of alpha particle which approaches up to 2 r naught distance. तो देख लेते हैं. मान लो ये इनफाइनाइट है, ठीक है, दिस इज एट इन्फिनिटी. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अल्फा दे रखा है यहाँ पे, दैट इज v naught. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0. प्रोजेक्ट किया है. ये आपका मान लो न्यूक्लियस है छोटा सा, और ये आपका एटम है, उसमें ये यहाँ तक पहुंच रहा है. लेट्स से दैट इज, लेट्स से हियर दिस वैल्यू इज r naught. ठीक है. तो हमें क्या पता चल गया? व्हाट वी आर एबल टू नो फ्रॉम आवर फॉर्मूला कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी, है ना, we can say that is going to be k Z square by r. So this is going to be k q1 q2. q1 is 2e, q2 is Z by r. So this is 2k Z square by r. Now this r is r naught, so you can write r naught. Now they are saying yes, they are saying कि ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होगी. तो दिस वाज द फॉर्मूला कि हाफ m v naught स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k Z स्क्वायर डिवाइड बाय r naught. तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये बात कि r naught इज इक्वल्स टू 4k Z स्क्वायर डिवाइड बाय m v naught स्क्वायर. ये एक इक्वेशन है. अब ये कह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन में हमने क्या स्पीड हम दें, हम यहाँ से क्या स्पीड दें कि अब ये r naught नहीं 2 r naught तक ही पहुंचे, बस यहीं तक पहुंचे. दिस इज द 2 r naught डिस्टेंस. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. हमको नहीं पता कि कौन सी स्पीड जानी पड़ेगी हमको, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. सो नाउ वी हैव टू गिव व्हाट स्पीड, वी डोंट नो दिस v, and our potential energy still at infinite is 0, and we are reaching till 2 r naught distance. So we can write 2 r naught is equals to, directly I am writing this formula, 4k Z square divided by m v square. You don't know what is this v. From equation 1 and 2 you can write what is going to happen. इसको divide कर दो इससे, क्या हो जाएगा ये? From equation 1 and 2, तो 1 by 2 is equals to, है ना, इसको r naught को divide कर दो, ये 4k Z square कट जाएगा, m भी कट जाएगा, है ना, this is going to cut. तो बचेगा क्या? 1 upon v naught square divided by 1 upon v square. So you can write, ये v square ऊपर चला गया, 1 by 2 is equals to v square by v naught square, or you can say v equals to, this will go down here, so this is v square equals to v naught square by 2, or v equals to v naught by root 2. आंसर आया समझ में ऋषा, है ना? अभी मैं आप लोगों को परमिशन दे देता हूँ अपने आप को अनम्यूट करने की, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ सर, समझा. चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3. आप थोड़ा ऊपर लोगे क्या सर? मतलब स्क्रीनशॉट लेना था. स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो भाई? लिख के जाओ. कौन है ये? सर मैं मतलब सर मैं आदित्य सर. आदित्य, हाँ सर मैं वापस देखना था सर ऊपर.
मैं दिख दे रहा हूँ, लेकिन तुम स्क्रीनशॉट मत लो, ठीक है? ऐसे हाँ कितने सर लिख रहा होगा स्क्रीनशॉट सर। लोगे? हाँ ठीक है सर। मैं तुम्हें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, ओके? अगर तुम नहीं लिखना चाह रहे होगे तो तुम नहीं लिखोगे, राइट? लो, ये वैसे भी पीडीएफ में भेज ही देता हूँ ना, ये पीडीएफ में भेज दूंगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ये बेटर है। हाँ हाँ चलेगा सर। चलो फिर ठीक है। तो नेक्स्ट है अभी, अभी इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये जो फुल स्क्रीन है ना, इसमें चैट नहीं दिखता। कोई कुछ कह रहा है ना तो नहीं पता चलता। तो अभी जिसको भी डाउट है ना वो बोलना, ठीक है? चैट मत करना, मैं फुल स्क्रीन करूंगा, ओके? यस, आई एम यूजिंग स्टाइलस, यस। ठीक है, तो अब आपको अगर डाउट होगा ना तो बोलना, ठीक है? मैं इसको फुल स्क्रीन कर देना। चैट में दिखेगा नहीं मुझे, ओके? सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। लो, पूरा ही लिख लो आप लोग। सर आपने लास्ट पार्ट पे डिवाइड किए ना दोनों इक्वेशन? हाँ, मैंने डिवाइड कर दिया है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो वी आई हैव डिवाइडेड, सो ये कट गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं कि एक रेडियस है न्यूक्लियस की, वो हमने प्रोजेक्ट करी इनफाइनाइट से, ओके? दिस रेडियस 2 रेडियस है, ठीक है? और इन्होंने बोला अगर अल्फा पार्टिकल को हाफ स्पीड से करेंगे तो कितना एरर आएगा, राइट? तो अब ये कह रहे हैं कि जब भी हम कभी, है ना, किसी भी अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी ट्रू रेडियाई है। ट्रू रेडियाई का मतलब क्या है? कि मतलब एक्चुअल में हम ये मान रहे हैं कि इतनी ही रेडियाई है। तो लेट्स से अगर मान लो हमने v स्पीड से यहाँ पे छोड़ा तो हमें r कितना मिलेगा, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी r, लेट्स से। So if we are going to project from v speed, then r is going to be, let's say over here, मान लो ये r वैल्यू है, so r is going to be 4k ze square by mv square। मान लो अभी कह रहे हैं कि अगर हमने v/2 से छोड़ा तो क्या होगा? तो ये लेट्स से यहाँ पे ये आएगा r डैश, आपको नहीं पता ये r क्या है, सो लेट्स से दिस इज r डैश, यहाँ तक गया। नाउ दिस r डैश इज गोइंग टू बी, यहाँ ये रिलेशन दे दिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ये रिलेशन पूछा था, ये रिलेशन दे रखा था r और r नॉट का, ठीक है? r नॉट और 2r नॉट। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? ये रिलेशन दे दिया और यहाँ ये रिलेशन पूछा है कि क्या होगा। सो अगर ये r डैश है तो क्या हो जाएगा? ये 4k ze स्क्वायर बाई m v/2 का होल स्क्वायर। तो बस अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कट गई, राइट? तो ये जाएगा और r बाई r डैश। अच्छा, इस वैल्यू में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये b/4 है, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1/v स्क्वायर एंड दिस इज 1/v स्क्वायर बाई 4, ठीक है? तो ये वैल्यू, पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी, which is going to be so from here हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? r बाई r डैश इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई b स्क्वायर। तो ये कट गया, इससे आया ये 1/4। तो r डैश इक्वल्स टू
r equals to r dash by 4 or you can say r dash equals to 4r. ये रिलेशन मिल गया. इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस जो है ना 4 टाइम्स है, लेकिन अब ये रिलेशन डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, ये कह रहे एरर बताओ, क्योंकि ये ट्रू रेडियस मान लिया. एरर क्या होगा, मतलब पुराने से फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100. फाइनल कितना था 4r, इनिशियल कितना है r, डिवाइड बाय r इनटू 100. तो ये कट जाएगा 300% r. ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं कि ये बात कितने लोगों को. हाँ, दो डाउट है. एक मतलब एरर परसेंट, मतलब यहाँ पे वो 300% आया, मतलब समझ आया कैसे आया, पर इसका मतलब क्या है? 300% इसका एरर का मतलब ये है कि देखो, जैसे मान लो एक हम कहें दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम कोई चीज नाप रहे हैं. हाँ ठीक है. हाँ और दोनों इंस्ट्रूमेंट या एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हम नाप रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई दूसरा वाला जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट है, अच्छा. ऐसा देख रहे हैं. तो तो यहाँ से उसका जो रेडियस आई हमारी, जब हमने स्पीड हाफ की तो वो 4 टाइम्स रेडियस आई. हाँ और अगर हम नॉर्मल स्पीड मतलब v स्पीड से छोड़ेंगे तो आर आर आ आ रही. रहा है. हाँ. तो हमें पता चल रहा है कि उस पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरे में एरर कितनी है. ओह, तो 300% है. ठीक है. ठीक है. और सर एग्जैक्टली ट्रू रेडियस का मुझे मतलब समझा ट्रू नहीं. रेडियस का मतलब ये है कि हम न्यूक्लियस देख थोड़ी ना सकते हैं. नहीं. हम ये मान रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे जो रेडियस आ रही है वही हमारी रेडियस है. अच्छा ठीक है. ओके. चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. ठीक है, देखता हूँ आपको कितना समझ में आया. थोड़ा टफ हो सकता है, राइट. चलो, an alpha particle after passing through potential difference two into 10 to the power 6 volt falls on a silver foil. ठीक है, the atomic number of silver is 47. Calculate. First, kinetic energy of alpha particle at the time of falling on the foil. ठीक है, मतलब जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हैं वहां पे आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. या फिर यू कैन से, है ना, ये किससे पास हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो रहे हैं. सो आफ्टर, है ना, पासिंग थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल at a distance of 5 into 10 to the power minus 14 meter from nucleus. And third, the shortest
distance from nucleus. To which alpha particle reaches. Alpha particle reaches. तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस से पास होंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, राइट? तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वी आर एक्सेलरेटिंग थ्रू दिस पार्ट, तो शुरुआत में आपको मानना है कि अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे था एंड आफ्टर दिस एक्सेलरेशन इट हैज स्टार्टेड टू मूव। ऋषा कोई डाउट है आपको? आपको कोई डाउट है ऋषा? यू रेज योर हैंड। नहीं सर, एक्सीडेंटली हो गया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का भी 26 को एग्जाम है, ठीक है, संडे को। उसमें मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, मुझे ये इन्फॉर्म किया गया है कि आप लोग भी लिख सकते हो क्या है, तो मैंने कहा हाँ ये लोग लिख सकते हैं।
एनी आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कितने लोगों को समझ में आ रहा है उन्हें क्या करना है? नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं है। चलो मैं समझा देता हूँ, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ, शायद आप समझ जाओ। सब जगह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही खेल है, ठीक है? चलो मैं समझा रहा हूँ। तो सपोज that this electron, which alpha particle which is at rest, है ना, that is accelerated by some potential difference, है ना? तो ये एक तरह से you can understand it's just like grid kind of something जो ऐसा है जिससे ये अल्फा पार्टिकल क्रॉस होके जा सकता है। एंड यहाँ पे आपका ये फॉइल है, राइट? सो दे आर आस्किंग, जब इससे पास हो रहा है, जस्ट अबाउट टू फॉल है इस पे, तो बताओ क्या होगा? ठीक है, ये आपका एक्सेलरेट करा रहा है सिल्वर फॉइल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जीरो पे था। तो पहले क्या होता है, जब भी कभी ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है, तो we will say the potential energy change is nothing but change in kinetic energy here over here। दो स्टेप में बात है ये, कि जैसे हम बोलते हैं ना अल्फा पार्टिकल की स्पीड v है, तो v कैसे आई होगी? पहले उसे किसी से एक्सेलरेट कराया होगा, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला q इंटू वी भी होती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज दे रखा था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्म कर लिया। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गई? इसके बराबर हो गई Q इंटू वी। Q की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻⁶, सॉरी V की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻⁶। और Q की वैल्यू क्या है? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? सो चार्ज इज दैट इज 2e। कितना चार्ज है? 2e। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is nothing but kinetic energy initial, और सॉरी फाइनल। जब यहाँ से ये एक्सेलरेट होने के बाद जब जाएगा, तो पहला आंसर ये है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻। सर वो चेंज वाला एक बार बताना कि क्या चेंज ऑफ पोटेंशियल। हाँ अभी बता। 6.4 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो मैंने ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बताया था कि ये तो हमेशा रिलेटिव ही रहता है। सही है ना? ये बात सही है, हाँ ना? अरे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गए हो गए बेटा? आपको बोलना पड़ेगा हाँ। हेलो। समझ में आ रहा है? हाँ हेलो। हाँ हाँ आ गया समझ में ये बात? नहीं सर, एक्चुअली आपका कुछ तो बीच में ये हो गया था, अभी कट हो गया था आवाज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ये बोला कि आपको ये बात समझ में आती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, उसके लिए आपने कुछ कंडीशन दिए क्या कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसा कुछ कंडीशन? भाई चेंज की बात कर रहे हैं हम। शुरुआत में हमने मान लिया है कि ये बिल्कुल वेलोसिटी 0 पे है, तो क्या होगा, है ना? ये बात मैंने समझा दी थी कि ये 0 पे मानना है, तो आप समझ पाओगे, वरना निकलेगा ही नहीं आंसर, वरना फिर आप आंसर नहीं निकाल सकते। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन यू हैव टू अज्यूम लाइक दिस, विदाउट दैट यू कैन नॉट गेट द आंसर। ठीक है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अकॉर्डिंग टू हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव क्रिएटेड इनटू Q। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2e। यहाँ पे ये बात भी याद रखनी थी, ठीक है? 2e इंटू v हमने लिख लिया, ये आ गया आपका Q इंटू v। दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है? इनिशियल नहीं दे रखी है, इसलिए आप 0 लोगे। ठीक है, समझ में आया? सर मतलब ये अज्यूम करना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा।
कुछ और दे अच्छा। नहीं रखा है ना, यू हैव टू। और सर वो एक बार चार्ज का भी बटन वो याद नहीं आ रहा, 2e कैसे आया, मतलब इसका है क्या वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स? आपने रिवाइज किया है? नहीं सर एक्चुअली। तो जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये फायदा नहीं आएगा। ऑलवेज यू हैव टू रिवाइज, ठीक है हाँ शर्व? सर। हाँ सर। रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगा ही आएगा अंदर। इट्स जस्ट लाइक कि आपने पढ़ लिया लेकिन वो आपको आया नहीं, ठीक है? इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है? मैं इसको इस तरह से रिलेट करना चाहूंगा कि आप रोज मेहनत कर रहे हो, ठीक है? और अगर आपने वो मेहनत करना कर दी तो वो धीरे धीरे मेहनत खत्म होती जाती है। कि पहले तो अपना वो करो, म्यूट करो जो भी है ना? तो एक तरह से ऐसा समझ लो कि what you are doing today is going to be maintained if you will work hard again, you will keep revising। अगर नहीं करोगे तो फिर वो भूल जाते हैं, जीरो हो जाता है। आज का काम भी, आज की मेहनत भी 10 दिन बाद धीरे धीरे जीरो होती जाएगी। तो आज जो पढ़ा है वो आपको अभी 100% मेंटेन रहेगा, कल देखोगे तो 90% ही रहेगा, 15 दिन बाद देखोगे तो 10% ही रहेगा, 20% ही रहेगा, ऐसा रह जाता है बस। So this is what you have to must remember. Anyway, चलो, तो ये सेकंड पार्ट है। ओके सर, फिर एक बार सिर्फ आप बता दीजिए कि वो चार्ज 2e कैसे आ नहीं नहीं, तुम मुझसे पूछना, लेकिन तुम रिवाइज करो और फिर मुझसे अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो फिर से दोबारा पूछना। राइट नाउ आपको याद रखना है, आपने गलती की है ना? मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग, हमने देख लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दी है यहाँ पे, है ना? जैसे हमने देखा, अब हमें पता है यहाँ पे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या फिर दिस इन जूल, दिस इज द आंसर। तो अगर ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जा रहा है तो क्या होगा? ठीक है, एट दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट है मान लो, हमें नहीं पता ये एटम के बाहर है, अंदर है, कहीं पे भी है। This is the distance is 14 × 5 × 10⁻⁻14 at a distance of 5 × 10⁻⁻14। तो ये बोला नहीं गया है कि ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि अनदर क्वेश्चन हैज आस्क्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, इसका मतलब ये कुछ डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, बट इट इज नॉट जीरो नाउ। जीरो इज गोइंग टू बी हैपन सम टाइम लेटर, बट नॉट नाउ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम between interaction between alpha particle and this nucleus, that is zero, या फिर यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगी? Q1 Q2 by R। सो दिस इज 2k ZE² फिर k 2e ZE by R। R की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 5 × 10⁻⁻14। k की वैल्यू पता है, तो दिस इज 9 × 10⁻9। Z की वैल्यू पता है, दैट इज सिल्वर फॉइल, तो 47 है ना, 2 × 2। E की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। So let's say we are writing here, just 1 second, 9 × 10⁻9 we are writing here into 47 into 2 into सर आपका 1.6। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। क्या नहीं दिख रहे हैं? तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन बंद हो गई है। एक मिनट,
So that is, let's say, एक मिनट फिर से देख लेते हैं. So we are going to write this value over here. चलो फुल स्क्रीन नहीं करते हैं ऐसे. So that is k value is, that is 9 into 10 to the 9, 2, z की value 47, e की value 1.6 into 10 to the minus 19 whole square divide by r की value 5 into 10 to the minus 40. तो इन्होंने पूछा है what is kinetic energy, पूछा है ना, what is kinetic energy at a distance. So you have to calculate kinetic energy final. Initial you know है ना, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है या फिर जूल में पता है. दिस इज 6.4 into 10 to the minus 13 joule. So we will write change in kinetic energy is nothing but change in potential energy. Change in kinetic energy क्या है? Kinetic energy final minus kinetic energy initial equals to potential energy final minus initial. So this is going to be, अच्छा ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मैंने माइनस साइन नहीं लिखा हुआ है. सो यू कैन राइट, है ना, ये क्या होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई है ना. सो दिस इज माइनस, मैग्नीट्यूड लिख रहे थे तो माइनस अभी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस चल रहा है, राइट. तो एनीवे आप इसको माइनस यहाँ साइन रख लिख लो, या फिर आप, है ना, इसको इस तरह से लिख लो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड ही रहने वाला है, इसको किसी भी तरह समझ लो. सो एनीवे इसको सॉल्व करते हैं पहले, तब आगे बढ़ पाएंगे. तो 10 to the 9 और 10 to the minus 14 ये ऊपर जाएगा तो 10 to the 23 हो पाएगा. 10 to the minus 19 into 2 times आएगा तो 10 to the minus 38 आएगा. So this is going to be 10 to the minus 15. So 9 into 2 into 47 into 1.6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2.56. 10 to the minus 15 divided by 5. Now you have to multiply all these things. So 9 into 47 is going to be 423. ठीक है. 47 into 10 is 470 minus 47, so that is going to be 423 into 2, or you can say this is 5.6, so this is 5, this is you can cut approximately. तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5.12 था तो ये 1.02 आ गया, 1.02. तो 1.02 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ से कर लिया. So this will come approximately, I am taking 430. ठीक है. तो ये आ गया 430 into 10 to the minus 15, और you can say 4.3 into 10 to the minus 15. एक मिनट. So this is 6.4 and here it is 4.3 into 10 to the minus 13 है. 13. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है, राइट. बस तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो यहाँ बढ़ रही है तो ये घट रही होगी, है ना. तो मैग्नीट्यूड से ही देख लो आप, है ना. ये क्या होगा, कम होगा. दिस इज द डिफरेंस इज इक्वल्स टू, इसको आप माइनस में मत को कंफ्यूज, ठीक है. सो दिस इज 4.3 into 10 to the minus 13. So this is the difference. So kinetic energy final is going to be, this is the difference. माइनस का साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिया. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 4.3 into 10 to the minus 13 plus, so this is going to go here, so this is 6.4 into 10 to the minus 13. फिर से समझ लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ. ये माइनस का इंपॉर्टेंस बता रहा था मैं, क्योंकि अगर ये माइनस नहीं लिखूंगा तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, वो आपको दिक्कत हो जाएगी. तो आप ये इस बात से याद रख सकते हो कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना, वो काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव ही आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ठीक है, इसे समझा रहा हूँ. क्या लिखना था मुझे,
So this is 4.3 into 10 to the power minus 15. So this is 4.3 into 10 to the power minus 13. And that is going to be in negative magnitude. So यहाँ पे क्या होगा, minus sign होगा ये, equals to. So just write this over here, minus 4.3 into 10 to the power minus 13. Now kinetic energy final क्या हो जाएगा, तो minus 4.3 into 10 to the power minus 13 plus initial कितना है 6.4 into 10 to the power minus 13. तो इनका डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया, 2.1 into 10 to the power minus 13. इस बात में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? Change in kinetic energy equals to change in potential energy. Potential energy final minus initial. अब लास्ट वाला पार्ट है, उन्होंने बोला अब ये बताओ कि भाई क्या डिस्टेंस होगी जब ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आप फॉर्मूला पता ही है आपको, R इक्वल्स टू 4kZe स्क्वायर डिवाइड बाई over here mb square. Now this mb square is nothing but kinetic energy है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2kZe square divided by half mv square. And this kinetic energy आपको पता है इनिशियल कितना था, 6.4 into 10 to the power minus 13. And this is 2, k is 9 into 10 to the power 9. Z की वैल्यू 47 है, E square is 2.56 into 10 to the power minus 19, sorry minus 38. तो यहाँ से देख लेंगे ये कितना हो गया, 10 to the power minus 13 ऊपर जाएगा plus 13 और 9 22. So this is going to be 9 into 47, अभी मैंने निकाला था 423 into this is 5.12. This is going to be 10 to the power 22, तो ये 10 to the power minus 16 divided by 6.4. It's going to be in meter. सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तो मीटर में आ गया. अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, 5.12 से 6.4 या तो सब्ट्रैक्ट करो या फिर इधर से 6 से चलाओ इधर, तो ये आ जाएगा 6 into 8 हो जाएगा लगभग है ना, 64 into 8 ही होता है. हाँ ये 8 टाइम्स गया, 0.8 टाइम्स. So 423 into 8, 24, 16, 18, 32, 33. तो ये आ गया आपका एक पॉइंट के बाद डेसिमल 338.4. That is into 10 to the power minus 16. So this is 3.38 into 10 to the power minus 14 meter. तो ये आ गया आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई. ये तीनों पार्ट समझ में आए, इसे देख लो, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई, क्वेश्चन क्या क्या थे वो भी देख लो. काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी एट ए सर्टेन डिस्टेंस एंड काइनेटिक एनर्जी एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो इनिशियल लेवल पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है. दैट पोटेंशियल एनर्जी कमिंग फ्रॉम ग्रिड और समथिंग जिससे बैटरी से एक्सीलरेट करा रहे हैं. तो फॉर्मूला क्या था, Q into V equals to change in kinetic energy. So we have calculated kinetic energy. Now we know the initial kinetic energy is what. So at a certain distance, what is the kinetic energy? We have seen here. Kinetic energy यहाँ पे कितना है, we have seen. Now final potential energy is going to be this. तो ये पूरा जीरो नहीं हुई है, पूरी तरह से सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है. So we have to see the difference. यहाँ पे डिफरेंस लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर बाद में क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली. ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो? अच्छा सर थोड़ा सा नीचे ये कीजिए ना, स्क्रॉल, थर्ड का आंसर देखना है फाइनल वाला. 3.4 into 10 to the power minus 40. ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ठीक है, बट आपको ध्यान से करना है. अब यहाँ पे मैंने अल्फा पार्टिकल नहीं लिया है, मैंने लिखा अ बीम ऑफ, है ना,
some kind of particle of velocity 2 into 10 to power 7 meter per second is scattered by a gold foil. Z is 79 गोल्ड के लिए. अप्रोक्सीमेशन लेके आप 80 भी ले सकते हो. फाइंड चार्ज ऑन this particle if closest approach to nucleus is 7.9 into 10 to the minus 14 मीटर. ठीक है, अब आपको चार्ज बताना है क्या है. सॉरी, स्पेसिफिक चार्ज बताना है. ई चार्ज बाई मास रेशियो बताना है, नॉट चार्ज. फाइंड स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज ई बाई एम रेशियो.
एनी आंसर? फिर आप लोग खो गए, आप लोग। वेट सर। ई स्क्वायर बाई एम नहीं, ई बाई एम लेना है हर्षित। सर आगे नहीं समझ रहा है, उतना आ गया हाँ सर, उतना है, आगे क्या करना है वो नहीं समझ रहा। अभी समझाते हैं, देखो फिर से वही कहानी है। आपका क्लोजेस्ट अप्रोच पता है, मतलब एट क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्योंकि क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आपको मास नहीं पता है बट वेलोसिटी पता है, हाफ एम बी स्क्वायर, सो 2 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के Q1 Q2, Q1 नहीं पता है तो Q1 लिख लेते हैं पार्टिकल का, Q2 पता है 79 E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो डिवाइड बाई आर, आर पता है आपको 7.9 × 10⁻14, तो इससे ये कट ही जाएगा, राइट, ये 10 टाइम जाएगा। आपको क्या निकालना था, Q बाई M रेशियो निकालना था, बस हो गया, दैट्स इट। तो ये M इधर गया और ये सब इधर चला जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी, K की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया, मैं लिख दे रहा हूँ Q1 बाई M इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग डाउन, तो हाफ 2, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻14, इससे 10⁻14 का मल्टीप्लाई है 10⁻14 डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा, K 10E, तो K की वैल्यू है 9 × 10⁻9 × 10 इंटू E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻9। एनीवे दिस इज कट, ये यहाँ से कट 2 टाइम्स, ये 10⁻9 से ये 10⁻10, 10⁻10 से ये कटेगा तो 10⁻9, तो Q बाई M रेशियो कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा जो भी है, बचेगा 10⁻9, तो 2 × 10⁻9 डिवाइड बाई 9 × 1.6, बस। अब ये सॉल्व कर लो इसको, ये कितना होगा, इसको अगर देखेंगे तो ये 14 पॉइंट कितना है, 16 × 9 होता है 14.4, और इसको 20 लिख लो, तो 20 × 10⁸ डिवाइड बाई 14.4, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, और हमने कुछ गलत कहीं किया नहीं है ना, दैट्स इट योर आंसर। तो बस ये Q बाई M रेशियो निकालना था, बस चार्ज बाई मास रेशियो। चले आगे, ये तो हो गया। तब अब हम बात करते हैं, है ना, दैट इज वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? हम बोलते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, सॉरी प्रोपोर्शनल कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना, v क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ, है ना, ये मान लो डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया ये। whenever any, let's say any, अगर आपका रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मान लो कहीं पे ऐसा कुछ हो, इसको इस तरह समझ लो कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो NS रख दिया और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा रख दिया, तो सर ये आपने 3D फिगर बनाया ना? हाँ
EM, हाँ हाँ, अगर मैंने ये ऐसे अगर कर दिया तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी ऐसा कभी होगा, राइट, तो यू कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दिस परपेंडिकुलर सॉरी दीज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई पार्ट हैं, मतलब कई उसमें ये ब्रेक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसमें इसकी पहले ले लेते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जांपल क्या है? लाइट, है ना, लाइट एक एग्जांपल है, राइट। और हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, कोई ऐसे वेक्टर जिनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में लगा रहे हो, तो इट कैन हैपन, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वो आपको पता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 into 10 raised to 8 meter per second. 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यू कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। इसके पार्ट क्या है ना, हाउ वी कैन ब्रेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी ब्रोकन इन, और लाइट कैन बी, मेनली हम बोलेंगे लाइट can be broken into. So we are having cosmic rays, we are having gamma rays, that is represented by gamma. Then we are having X-rays, UV. then we are having UV, yes, ultraviolet. Then we are having visible spectrum. Then we are having infrared, Microwave and radio wave. microwave and radio wave, correct. Sir, cosmic rays क्या होता है? Cosmic rays is like, जैसे हम बोलते नहीं है, in all our universe there is a cosmic energy. ये वर्ड सुना है कॉस्मिक? सर सुना तो है, बट लाइक नॉर्मली मतलब जितना मैंने स्टडी किया है उसमें हम नॉर्मली मतलब गामा रेस को सबसे मतलब कम फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, कोई भी सबसे रेस को पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए उसके लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, उस साइज, ठीक है, उस साइज तभी तो आप पता कर पाओगे कि जैसे मान लो मुझे ये पता करना है एक्सरेज क्या होता है, हाँ, तो मुझे उस एक्सरेज की वेवलेंथ पता होगी तभी तो मैं बता पाऊंगा कि एक्सरेज क्या होता है। सो आई हैव टू मेजर दैट स्मॉलर वेवलेंथ। हाँ, अच्छा अच्छा, तो कॉस्मिक रे इतनी स्मॉल है कि वो जनरली मेजर नहीं हो पाती है। हाँ, तो वो सबके मतलब बिल्डिंग ब्लॉक जैसे सब गामा रेज सबके। हाँ, राइट। हाँ, तो ये कॉस्मिक रेज एक मतलब ये ऑर्डर जो है, दिस ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, सो दिस इज रेडियो वेव, this order is according to wavelength, that is wavelength is represented by lambda. तो कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक रेज हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो जैसे अगर कोई योगा सिखाते हैं ना, तो वो ये बहुत कहते हैं कि यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी अवेलेबल है एंड you can absorb that energy by a certain, let's say, waves. तो ये सब बातें वो लोग बोलते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी है अपने यूनिवर्स में, और इमेंस एनर्जी, वेवलेंथ कम है। अगर हमारे वो टिश्यूज वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, काइंड ऑफ। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एनीवे, वहाँ हमने देखा हुआ है। एनीवे, सो दिस इज गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, so I'm going to write again visible.
Visible is going to, let's say, in a range that is 3800 angstrom to 7600 angstrom. 1 angstrom मतलब क्या होता है? 10 to power minus -8 सेंटीमीटर. हाँ. सेंटीमीटर और 10 to power minus 8 मीटर, 10 to power minus 10 मीटर. ठीक है. This belongs to violet color, and that is belongs to red color. So there is in between we are having indigo, blue, green, yellow, orange. So that is called Bibgyor. Okay. Now this is your visual reason. ठीक है. बाकी ये आपको इनके एप्लीकेशन पता ही है कि भाई माइक्रोवेव कहाँ यूज हो रहा है, रेडियो वेव कहाँ यूज हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है, जैसे सेंसिंग में बॉडी टेम्परेचर, मतलब इंफ्रारेड वो होते हैं गॉगल्स आते हैं जिससे हम पता करते हैं. ये मेनली ये टेम्परेचर के लिए होता है, हीट प्रोफाइल को देखने के लिए. शायद आपको कोई मूवी वो भी देखी होगी तो उसमें कोई आर्मी वाला ये इंफ्रारेड लगा के देख रहा है तो वो देख रहा है कि कहाँ पे है ना. तो वहाँ यूज होता है इंफ्रारेड. और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में पहले यूज होता था, ब्लूटूथ वगैरह टाइप के सिमिलर एप्लीकेशन थे उनमें इंफ्रारेड यूज हो रहा था. विजिबल हमें पता ही है. अल्ट्रावायलेट आपको पता है जर्म किलिंग के लिए यूज होता है ना, कहाँ कहाँ पे अभी सैनिटाइजेशन में बहुत यूज हो रहा है, राइट, अल्ट्रावायलेट. बट ऑब्वियसली हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट्स आर हार्मफुल फॉर आवर टिश्यूज. ठीक है. वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, ये भी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा. एक्सरेज हाईली एनर्जेटिक, आपको पता है इनका यूज कहाँ पे. गामा रेज बहुत ज्यादा एनर्जी के, इनका कोई यूज नहीं है अभी. वी आर नॉट यूजिंग गामा रेज, ओनली इन केस ऑफ कहीं पे कुछ हमें एनर्जी को चैनलाइज करना है न्यूक्लियर इमिशन वगैरह में, वहां पे करते हैं. तो ये जो गामा रेज हैं दैट इज सो मच एनर्जी इमिशन वगैरह में यूज होते हैं, रेडियो एक्टिविटी में वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी. फिर उस एनर्जी को अगर हम हार्नेस कर पाए, उस एनर्जी को यूज कर पाए तो कर सकते हैं. सर कीमोथेरेपी मतलब कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी वही यूज होता है ना गामा रेज, या कोई और होता है? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा. कीमोथेरेपी इज लाइक किलिंग ऑफ हाँ, टिश्यू एक्स्ट्रा थ्रू, सेल्स. किलिंग हाँ. ऑफ टिश्यूज थ्रू केमिकल्स. तो हाँ. ओके. है ना, दे आर यूजिंग गामा रेज और नॉट व्हाट. और जो भी कर रहे होंगे ना तो वो बहुत लाइट कम एनर्जी वाले हाँ. होंगे, है ना. सर आपने बोला कि ज्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी, तो फिर रेडियो वेव भी ज्यादा कम एनर्जी वेवलेंथ होती है? मतलब कम एनर्जी है. हाँ, रेडियो वेव की एनर्जी कम होती है. ओके. तो अभी हम इस बात को देखेंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ. तो ये बात समझ में आ रही है. चलते हैं अब आगे. नेक्स्ट है इसमें कुछ some important definition, some important points, some important definition you can say. तो उसमें सबसे पहले है wavelength, that is lambda. क्या होता है lambda? एक कंप्लीट साइकिल की लेंथ. ठीक है, दैट इज वेवलेंथ. तो जैसे अगर मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज ए साइन वेव, ऐसे जा रही है, तो वी आर डेफिनेशन इज ये कि यहां से लेके यहां तक हम कंप्लीट साइकिल कहां से मानते हैं, या तो हम दो डिस्टेंस ले लें क्रेस्ट के बीच में या ट्रफ्स के बीच में. तो यहां से ये पूरी, मतलब अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक ये साइकिल पूरी हो गई. जो दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे लैम्डा. ठीक है. टू consecutive crest. एक मिनट. यस. नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लैम्डा, हम कैसे देखें.
यूनिट्स क्या क्या आएंगी, जैसे 1 नैनोमीटर आ सकता है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, और मैंने बताया 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻10 मीटर. सो 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट 10 एंगस्ट्रॉम. ये वेवलेंथ वाली बात हो गई. नेक्स्ट आता है इसमें क्या, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज यू कैन से इन नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड और सेकेंड और मिनट, या फिर नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकेंड. सो व्हाट विल हैपन हियर कि अगर मान लो एक वेव जो है वो 1 सेकेंड में 2 राउंड कवर करती है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कितना हो गया इसका, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 साइकिल पर सेकेंड. ये आपने देखा होगा, ये फ्रीक्वेंसी वहां पे भी यूज होती है, जैसे गाड़ी है आपकी, उसमें व्हील्स मूव कर रहे हैं ना, तो वहां पे आता है आरपीएम, राउंड्स पर मिनट. दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. हाउ मेनी लेट्स से राउंड्स हैज हैपेंड इन 1 मिनट और 1 सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, so you can say this is, let's say definition, you can say कि number of waves passes through a point in 1 second. इसको ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये समझ लेते हैं नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या है. जैसे मान लो हम एक रस्सी है ये हमारी, और हम इस एंड से इसको एक इम्पल्स दे रहे हैं, तो हमने एक वेव जनरेट की, ये वेव हमने जनरेट की बस, और ये ऐसे मूव करते हुए जा रही है. ठीक है, फिर हमने थोड़ी देर बाद, थोड़े इंटरवल के बाद फिर एक वेव जनरेट की, है ना, फिर इम्पल्स दिया, है ना, ये हाथ से झटका देते जा रहे हैं, तो ये वेव. फिर हमने की ऐसे करके, तो एक कंटिन्यूस अगर हम झटका दे रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, हम ऐसे इम्पल्स देते जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस वेव प्रोड्यूस होती रहेंगी. तो ये कह रहे हैं किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो जाती हैं ना, ये एक वेव है ऐसा. सो इन दैट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू, राइट, अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड. और रिमेंबर करने के लिए अच्छा है कि यू कैन रिमेंबर लाइक नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड. ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट, तो आपको दिख रहा है सर 1/t. 1 सेकेंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट. So unit is going to be hertz. It's there. ठीक है, that is number nothing but cycle per second, or you can say second inverse. ठीक है, now this is frequency. Now we'll talk about velocity. So that is distance traveled, linear distance traveled by wave in 1 second. So that is linear distance traveled by wave in 1 second. So we know this is going to be your v, well, it is represented by v, and the frequency is represented by nu. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, that is represented by nu. The nu representation, and that is your v, over here. Okay, for light, velocity is represented by c. So we can understand that
कि what is the relation between velocity, wavelength and lambda. So relation between velocity मतलब frequency and lambda ऐसे लिख लेते हैं, and wavelength. So you can understand कि एक सेकंड में अगर कोई चीज 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, राइट, मान लो. So what is the total distance traveled in 1 second? That is going to be speed or velocity. So this is equals to how much distance has traveled, number of cycle into lambda. ये कितना है? ये lambda है. How many cycle completed? 2 cycle completed, 2 into lambda. तो क्या हो जाएगा? What is the, let's say we can say this velocity is equals to distance covered in 1 second, and which is nothing but frequency into lambda wavelength. into wavelength. So that is your relation. अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? C equals to न्यू लैम्डा, और न्यू इक्वल्स टू, ये याद रखना, न्यू इक्वल्स टू C by लैम्डा. तो बस सिंपल है यहाँ पे कि जैसे जैसे आपका लैम्डा बढ़ेगा न्यू घटेगा. तो किसी ने पूछा फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखो, कौन बड़ा है, गामा रेज, मतलब एक्स रेज, और ये दे रखा है माइक्रोवेव, ये सब दे रखा है. तो आप देख लोगे कि जस्ट अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है. क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी एट वेवलेंथ विल चेंज. ठीक है. एक चीज और है इसमें नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर. वेव नंबर इज कॉल्ड न्यू बार. बोलते हैं न्यू बार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से. ठीक है. एंड दिस न्यू बार इज नथिंग बट 1 by lambda. So that is nothing but number of waves present in unit length. भाई अगर मैं बोलूं कि एक वेव का जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मैंने यूनिट लेंथ 1 मीटर ले रखी है, तो 1 मीटर में कितनी वेव हो जाएंगी? तो यू कैन राइट 1 डिवाइड बाई ओवर ईयर. इसको 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो दिस इज 0.1, तो क्या आ जाएगा? 100. अगर किसी ने यूनिट लेंथ 1 किलोमीटर ले रखी है, तो 1 से 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 है ना, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो 10⁴ आ जाएगा. राइट. You can understand how many waves are going to be, so you represent your unit length. किसी ने बोला सेंटीमीटर में कर दो कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? आंसर 0.1. सो दिस वेव नंबर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन कि हम यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट क्या ले रहे हैं यहाँ पे, किलोमीटर, मीटर, क्या ले रहे हैं. तो द यूनिट ऑफ वेव नंबर क्या हो जाएगा? It could be meter inverse, it could be kilometer inverse, it could be centimeter inverse, है ना, कुछ भी हो सकता है. etc. समझ में आया? हाँ जी. हाँ जी सर अगर सिर्फ एग्जाम में सिर्फ सर वेव नंबर लिखा हुआ है तो लिखा कोई होगा यूनिट वेव नंबर? भाई सिर्फ क्यों लिखा होगा? नहीं सर, ऐसे दे दिया तो ऐसे कैसे दे देंगे? जैसे मैंने मान लो लिखा कि, तुम कौन बोल रहे हो वैसे, नाम क्या तुम्हारा? सर आदित्य. आदित्य. मैंने लिखा आदित्य का मास 5 है, अब लिखा ही नहीं, तो तुम क्या समझोगे? 5 ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, कुंटल है, क्या है? ठीक है सर. ठीक है ना? हम्म. हाँ, तो ऐसे नहीं पूछेंगे भाई. नहीं मतलब सर सिर्फ कुछ अलग दे दिया, जैसे टाइम और वो सब कुछ दे दिया, तो फिर हम कैसे निकालेंगे सर? वो पूछ रहा वेव था. नंबर नहीं देंगे ना, बाकी कुछ देंगे, क्या देंगे वो नहीं पता हमें, लेकिन वेव नंबर की यूनिट है, वो यूनिट ठीक है सर. देंगे, है ना.
चलो फिर नेक्स्ट है टाइम पीरियड। कौन बताएगा भाई? आदित्य बताओ टाइम पीरियड क्या है। ये तो सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होंगी, लिखा सर है हर्ट्ज इनवर्स। हर्ट्ज इनवर्स। सर और मतलब डेफिनेशन क्या होगी? सर मैं बताऊं? हाँ, सर मैं बताऊं? सर 1 सेकंड में कितने साइकिल्स है? 1 सेकंड में कितनी साइकिल है उनको बोलते हैं सर नहीं फ्रीक्वेंसी। सर, सर एक साइकिल के लिए कितना टाइम लग रहा है? वेरी गुड। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। करेक्ट। जैसे मान लो मैं बोलूं कि अपनी जो क्लॉक है उसमें जो सेकंड की सुई है उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 मिनट है ना। उसको कितना टाइम लग रहा है एक पूरा चक्कर सर लगाने में? 1 मिनट। सर हाँ, सर लेकिन वन साइकिल नहीं, वन ऑसिलेशन होगा ना, क्योंकि बैक एंड फोर्थ है। साइकिल उसी तो को खाली साइकिल हाफ हो गया ना। उसको साइकिल ही बोलते हैं बेटा। जब ऐसे आप ऐसे ले रहे हो तो ये पूरी एक साइकिल हो गई, है ना। मान लो ये आपका पेंडुलम है, तो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये क्या हो गया? एक साइकिल हो गई। समझ में आया? मैंने ये अलग अलग ऐसे लिखा है हाँ सर। ताकि आपको रिपीट हो रहा है तो आपको समझ में आए। सो दिस इज लाइक साइन वेव, है ना, साइकिल हो गया। एनीवे, तो ऑसिलेशन साइकिल वो सेम ही दिखे, वन ऑसिलेशन इज वन साइकिल। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मैंने बोला कि अगर मैं मिनट की सॉरी मैं सेकंड की सुई की बात करूं तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 मिनट। 1 मिनट में वो पूरा पूरा घूमता है। और मैं मिनट की सुई की बात करूंगा तो वो 1 आवर। ठीक है। और मैं आर की सुई की बात करूंगा तो वो 12 घंटे में। ठीक है, दैट इज देयर टाइम पीरियड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही कम होंगे क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, या फिर लाइट के लिए भी बहुत कम होंगे क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है। एनीवे, टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, एंड दैट इज capital T is nothing but 1 upon nu or 1 upon frequency. ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। हाँ बताओ भाई, एम्पलीट्यूड कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ, The highest distance a particle travels from its rest position. Basically, एक वेव की लेंथ, मतलब हम जो हाँ हाइट ऑफ क्रेस्ट या ट्रफ, हाँ, ठीक है, बेसिकली हाँ करेक्ट। फ्रॉम द तो बेस लाइन। हाँ, करेक्ट। तो जैसे मैक्सिमम, और यू कैन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अब ये बात समझ लो कि अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड वेव? वेव को पहले तो मास होता नहीं है, पार्टिकल को मास होता है, और मतलब वो दोनों completely डिफरेंट वेज में एक्ट भी करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थी एक साइंटिस्ट ने, वहां से मतलब पार्टिकल जो स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, बट एक वेव मतलब स्कैटर हो जाएगी और एक करेक्ट, पर्टिकुलर पार्ट करेक्ट। में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी वो स्टफ। तो वेरी गुड उनका रेशा, वेरी बिहेवियर गुड। डिफरेंट है। तो देखो, इन जनरल हम बोलें कि वेव और पार्टिकल दोनों जो है ना, एनर्जी के लिए, एनर्जी के प्रोपोगेशन के लिए, एनर्जी के फ्लो के लिए एक तरह से कैरियर का काम कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे जो बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो ऋषा ने बोला वो बिल्कुल सही है, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हाउ दिस एनर्जी इज गोइंग टू प्रोपोगेट। तो जैसे मैं बात करूँ कि पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर में पार्टिकल इटसेल्फ इज कैरिंग द एनर्जी, एंड इट इज वेयर एवर इट इज गोइंग टू गो, जहां पे भी कोलाइड होता है वहां पे एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। और डिपेंडिंग ऑन कोलिजन का नेचर क्या है, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना पार्ट एनर्जी जो है वो फ्लो होगा। जैसे मान लो कहीं पे आप हीटिंग कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, या ऑयल में हीटिंग कर रहे हो, तो ऑयल के पार्टिकल हीट हो रहे हैं और वो जाके फूड के पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज दैट्स हाउ द एनर्जी इज गोइंग टू पास ऑन। ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या है? वेव नेचर में इंडिविजुअल पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू कैरी द एनर्जी, इट इज जस्ट गोइंग टू पास ऑन द एनर्जी। तो जैसे मान लो मैं पार्टिकल हूँ, एक और कोई मेरे बगल में एक और पार्टिकल है,
तो मैंने एनर्जी अपने हाथ में ली और दूसरे वाले को पास ऑन कर दी बस. नाउ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम जस्ट पासिंग ऑन द एनर्जी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन वेव नेचर, है ना. कि जब हम यहाँ पे एक, मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं रस्सी ले रहा हूँ, इसका एग्जांपल इसलिए क्योंकि रस्सी का ये जो एंड है ना, ये कहीं नहीं जा रहा, ये वेव जा रही है. जो मैकेनिकल एनर्जी मैंने इम्पल्स के थ्रू दी, वो एनर्जी पहले इधर से पास ऑन होते हुए दूसरे रस्सी के पार्टिकल को पहुंची, दूसरे से तीसरे को पहुंची, और ऐसे करके ये आगे बढ़ती चली गई, है ना. इस रस्सी का कोई एंड कहीं मूव करके नहीं जा रहा है, राइट. दैट इज आई एम होल्डिंग हियर. तो मैं जब लगातार उसको इम्पल्स देता जा रहा हूँ, तो मैकेनिकल एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू इनटू लाइक वेव एनर्जी ओवर हियर, और ये ऐसे पास ऑन होते हुए जा रही है यहाँ तक. तो बस इसमें यही डिफरेंस है. जैसे साउंड वेव है, तो हमने जो बोला वो एनर्जी हमारे मुंह से निकली, बट एज ए फॉर्म ऑफ वेव निकली. तो दैट इज लाइक गोइंग टू थ्रो, मतलब यहाँ के पार्टिकल ने, राइट, आपके मुंह के जस्ट बाहर के पार्टिकल ने दूसरे वाले पार्टिकल को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, राइट, लाइक दिस. अगर मान लो मीडियम खत्म कर दें तो क्या होगा, साउंड विल नॉट ट्रेवल, है ना, कोई मीडियम नहीं है, तो ये यहाँ पे प्रोपोगेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो साउंड नीड मीडियम. ओके. तो यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, पार्टिकल इटसेल्फ इज गोइंग टू कैरी द एनर्जी, एंड वेव नेचर मींस it is going to pass on the energy to adjacent particle, and it is going to be like sequence is going to happen. तो ऐसे एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है. ठीक है, समझ में आया. इन दैट एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो मैं ये बोल रहा था कि कोई अगर मान लो सिंपल पेंडुलम ले लें, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना भी हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी about from mean position, whatever is the displacement over here from here to here, that is going to be your amplitude. चलते हैं आगे. एम्पलीट्यूड का यूज कहाँ आता है, इंटेंसिटी में आता है. हाँ सर, एम्पलीट्यूड का नोटेशन स्मॉल होगा ना, कैपिटल ए, कैपिटल है. ओके, सॉरी स्मॉल ए, हाँ, नॉट कैपिटल ए. हाँ, ओके सर. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, एक और इंटेंसिटी में ये यूज होता है एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. यहाँ इसका यूज कहाँ पे है, तो इसका यूज है हमारा अब, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसको समझने में. So light can be expressed as particle as well as wave. जहाँ पे पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन कर दिया वहां पार्टिकल मान लिया, जहाँ पे वेव नेचर ने एक्सप्लेन किया वहां पे वेव मान लिया. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो केवल और केवल वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. जैसे अभी ऋषा ने बोला, तो एज वेव नेचर, we can explain the phenomena like interference. This interference is of two type, that is constructive and destructive. I think E will come, right? I'm just writing, getting confused here. हाँ सर, E. E will come. So, okay, what are the basic example we can understand in interference? देखो डबल स्लिट और ये सब एक्सपेरिमेंट अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बेसिक एग्जांपल देखें तो मान लो एक आपका कहीं पे पानी भरा हुआ है, तालाब वाला टाइप है, पॉन्ड टाइप का. उसमें क्या हुआ, एक बच्चे ने यहाँ से मतलब पत्थर डाला इधर से, तो रिपल्स बनेगी. एक ने इधर से डाला, रिपल्स बन रही है. नाउ दे आर गोइंग टू प्रोपोगेट.
क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चालू करेंगे। दैट इज द एग्जाम्पल फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो हम समंदर में देखें तो लहरें आ रही है ना, वेव्स आ रही हैं एक के बाद एक, राइट। Now, after some time, you sometimes see that these waves are going to combine and they forms a large wave. So that is constructive interference. कि दोनों मिल गई और यहाँ पे ये लार्ज मतलब वेव्स बना लिया, तो कंस्ट्रक्टिव है। इसी को इस बात से भी समझ सकते हैं कि आपने रस्सी को एक एंड से पकड़ यहाँ से बांध रखा है और यहाँ से आपने क्या किया, एक इम्पल्स दिया, छोटा सा इम्पल्स दिया, दैट इट इज ट्रेवलिंग, है ना, ये ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है। फिर आपने क्या किया, फिर से छोटा सा इम्पल्स जो दिया, उसके बाद आपने एक बड़ा सा इम्पल्स दे दिया, तेजी से दिया, तो ये क्या होगा, इसके साथ कंबाइन होके और बड़ा इम्पल्स बन जाएगा। देखा है आप लोगों ने, है ना, करके देखना, कहीं पे गेट पे बांध देना अपना कोई, है ना, और फिर उसको करके देखना तो आपको दिखेगा। कुल मिला के कहना हम ये क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वेव नेचर क्या है, केवल एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा है, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो ये दोनों एनर्जी डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगी, नॉर्मल एडिशन। जब एक दूसरे के अपोजिट आएंगी तो ये क्या होगी, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो सिंपल वी कैन से सबट्रैक्शन वी कैन डू, दिस इज एनर्जी दैट्स ओनली कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। क्यों, पार्टिकल दो पार्टिकल आपस में कोलाइड होके जीरो नहीं हो जाते हैं ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इनटू जीरो, या फिर दो पार्टिकल आपस में कोलाइड होके जुड़ नहीं जाते। सो दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर, इट इज ओनली एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, इंटरफेरेंस। अब मुझे कोई बताएगा एक और फिनोमेना है सर सर पहला वाला एग्जांपल डिस्ट्रक्टिव का था ना, पहला डिस्ट्रक्टिव का था जो मैंने पत्थर फेंकने वाली बात बोली थी। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिस्ट्रक्टिव हो इंटरफेरेंस है, और जब हम पत्थर फेंकते हैं ना तो ये सर्कुलर वेव्स बनती हैं ऐसी, है ना, देखा है ना। हाँ सर, स्टैंड स्टिल वाटर में ऐसे डालोगे तो सर्कुलर वेव बनेगी, तो ये जुड़ सकती ही नहीं है। ये जुड़ तब सकती है जब फिर आप अंदर के एक और डालो यहीं पे इसी में, फिर ये दोनों जुड़ जाएं। ऐसा हमने दोनों अलग अलग जगह पे डाला है ना, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी ना कभी जब भी मैच करेंगी तो क्या करेंगी, कैंसिल ही करेंगी। तो दैट इज डिस्ट्रक्टिव। अगर मान लो इस पत्थर डालने के बाद एक और तेजी से और पत्थर डाला और फिर ये ऐसे बना, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आगे डायरेक्शन से है, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो सेम होगा। अनदर थिंग इज डिफ्रैक्शन। कौन समझे, बताएगा डिफ्रैक्शन क्या होता है? सर मैं बताऊं? हाँ, सर मतलब सपोज फॉर एग्जांपल वेव है, मतलब कोई वाटर मतलब सी है सपोज, और वेव जा रही है, और मतलब सपोज एक ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में, पर से उस ऑब्स्ट्रक्शन में मतलब जरा सा गैप है, तो फिर वो जो वेव्स है सपोज स्ट्रेट लाइन में वेव्स आ रहे हैं, तो वो मतलब डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। और हम बोलते हैं कि जब भी लैम्डा, इफ सपोज लैम्डा और जो गैप है वो इक्वल लेंथ के होंगे तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है 45 डिग्री का। ओके, वेरी गुड। तो जो ऋषा कह रही है वो एक क्या कहते हैं, आप डिफ्रैक्शन को समझ सकते हो आप ग्रेटिंग से, या फिर स्लिट से, या फिर सीडी प्लेयर से। सीडी प्लेयर में क्या होता है, सॉरी नॉट सीडी प्लेयर, ओनली सीडी। सीडी में क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा ये, है ना, ऐसे राइट, लेयर्स टाइप की हैं ये, बहुत अगर बारीक लेवल पे जाएंगे तो ऐसा करके ऐसा गोल गोल है, राइट। तो ये जो बहुत शार्प एजेस हैं, ये इन शार्प एजेस पे जब लाइट गिरती है तो वो बेंड हो जाती है और वो स्कैटर हो जाती है। बेंडिंग का मतलब एक तरह से यहाँ पे स्कैटरिंग। तो जब वो लाइट स्कैटर हो जाएगी तो कलर होगी, इसीलिए जब आप सीडी को ऐसे देखोगे, इधर उधर ऐसे घुमाओगे, उस पर कलर देखते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस, इंपॉर्टेंट थिंग है। डिफ्रैक्शन का मेन रीजन ये है शार्प एजेस। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर मान लो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, उन डेंस फॉरेस्ट में क्या है, बहुत सारे पेड़ ऊपर हैं, तो नीचे क्या है, लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, और नीचे अगर लाइट नहीं पहुंच पाएगी तो कोई भी, है ना, वेजिटेशन सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन देयर इज हैपनिंग डिफ्रैक्शन। तो लाइट जो है वो, जो हमारी लीव्स हैं उनके किनारों से बेंड होके नीचे तक पहुंचती है। समझ रहे हो मेरी बात? प्रैक्टिकल एग्जांपल में बता रहा हूँ डिफ्रैक्शन का,
कि बहुत सारे जैसे मान लो डेंस फॉरेस्ट है, तो अगर मान लो किसी पौधे को, किसी पेड़ को अगर लाइट ना मिले तो वो सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, राइट? वो नहीं कर पाएगा। तो वो होता क्या है, वहां पे देखा गया कि अगर डिफ्रेक्शन नहीं होता, राइट, तो नीचे वेजिटेशन सरवाइव नहीं होता, ऊपर ही ऊपर बस वेजिटेशन सरवाइव होता, ऊपर अच्छे खासे पेड़ बनते हैं और नीचे कुछ नहीं होता, नीचे कोई ग्रास कुछ नहीं आता, राइट? और बहुत अंधेरा होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट नहीं होगी तो यू कैन नॉट सी, बट द व्हाट इज हैपनिंग, डिफ्रेक्शन इज हैपनिंग देयर। तो जो ये आपकी ये लीव्स होती हैं, उनके जो शार्प एजेस होते हैं, उनसे ये लाइट बेंड होके नीचे तक आती है ना, स्कैटर होके नीचे तक आती है। और दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं क्लाउड से, जो ये हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में ये जो ड्रॉप्स हैं वाटर की, है ना, एज ए वेपर, है ना, जो क्लाउड्स है वो क्या है, वेपर है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो ये लाइट आई ऐसा, ये लाइट आ रही है मान लो, राइट, दिस इज द लाइट, बस समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो गैप्स हैं, जैसे ऋषा ने बताया, वो क्या करेंगे, एक सोर्स का काम करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, बेंड होके लाइट ऐसे 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 लाइट बेंड होके जा रही है। तो ड्रॉपलेट से भी क्या होता है, अगर मान लो ये बीच में हमने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, तो अगर केवल रिफ्लेक्शन होता तो लाइट यहाँ से टकरा के चली जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ी बहुत, राइट? तो ये भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हो रहा है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, बट साथ ही साथ डिफ्रेक्शन भी हो रहा है, ठीक है? दैट्स हाउ वी आर गेटिंग सनलाइट। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ, सर टिंडल इफेक्ट भी ऐसा ही होता है ना बेसिकली, मतलब पार्टिकल स्कैटर करते हैं यस यस लाइट यस, को? करेक्ट, हाँ। अब उसमें एक्चुअली टिंडल इफेक्ट आपका कोलाइडल में आता है। होता ये है कि जो जितना बड़ा साइज होगा उसके हिसाब से स्कैटरिंग होती है। तो जैसे अगर मान लो, मैं उसको भी बता देता हूँ, टिंडल इफेक्ट बता रहे हैं, ठीक है? टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन 10th में आएगा, शायद 10th में या 9th में था? सर 9th में था। 9th में था। तो होता यह है कि अगर मान लो ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल आपने देखा होगा, साइज वो देते हैं कि आई थिंक 10⁻⁷ से 10⁻⁹ तक, मतलब उल्टा 10⁻⁹ से 10⁻⁷ तक ये साइज होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, ये कोलाइडल है। 10⁻⁻10 और इससे छोटे जो होंगे या 9 से भी छोटे होंगे, वो क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो लाइट के जो लाइट विजिबल रेंज है, विजिबल रीजन का मतलब क्या है, जो हम व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं या कोई कलर की बात कर रहे हैं, दैट इज अराउंड, मान लो मैं 5000 एंगस्ट्रॉम ले ले रहा हूँ, तो दैट इज 5 × 10⁻⁷। सो दैट इज एक्चुअली इसके रेंज में आ रही है, ये जो विजिबल रीजन वाली लाइट है, दैट इज इन द रेंज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है। तो होता क्या है, अगर बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो वो डायरेक्टली कोलाइड नहीं करते लाइट से, उनका साइज इतना छोटा है ना, कि वो उससे कोलाइड नहीं कर रहे, तो कोलिजन बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कोलिजन नहीं होगा कि आपको इतनी स्कैटरिंग दिखे। तो जो ट्रू सॉल्यूशन वाले होते हैं उनमें लाइट सीधे सीधे चली जाती है, बहुत ही थोड़ी बहुत स्कैटर होगी, दैट इज नॉट अप्रिशिएबल। तो सीधे लाइट पास हो जाती है। तो अगर आप परपेंडिकुलर से देखोगे, ऊपर से देखोगे, मतलब जो भी लाइट है उसके परपेंडिकुलर से आप देख रहे हो यहाँ पे, तो कोई स्कैटरिंग नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे डार्क दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इधर से देखोगे तो पूरा लाइट दिखेगी आपको, ठीक है, आती हुई। ये काम कर सकते हैं हम कब, पानी में, है ना, कोई सॉल्यूशन आपने बिल्कुल कलर बनाया और इधर टॉर्च रख देना, आपको दिख जाएगा। टॉर्च रखोगे तो इधर से बिल्कुल दिखेगा। ऑब्वियसली आप ऊपर से देख नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आप माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर रहे हो, आपको ये सारे बाकी कोलाइड होके भी आपके पास वेक्टर, है ना, लाइट के वेक्टर पहुंच जाएंगे, तो आपको वो ऐसा नहीं है, डार्क नहीं दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने टॉर्च रखी घर पे, ये एक्सपेरिमेंट किया, है ना, टॉर्च रखी, इधर से लाइट गई, इधर से तो हमें पूरा दिखेगा, यहाँ पे पूरी लाइट दिखेगी, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सब लाइट इधर उधर जहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, सब एक साथ रिसीव हो रही है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप डाल देंगे तो हम केवल यहाँ से केवल ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही देख रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो ब्लैक दिखता है, ठीक है? ये तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन। अब क्या है कि अगर मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो उनका पार्टिकल साइज बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट इस पे गिरेगी तो स्कैटर होगी, ठीक है?
इस पे गिरेगी तो क्या होगा, स्कैटर होगी रेड लाइट, ठीक है। और जब स्कैटरिंग होगी तो अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे तो आपको इधर एक कोन सा दिखेगा, हर पार्टिकल एक सोर्स ऑफ लाइट दिखेगा, क्योंकि हर पार्टिकल लाइट को स्कैटर करा रहा है। तो अगर आप पर्टिकुलर में फोकस करोगे तो ऐसा टिंडल कोन बनेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब इसमें इसको घर में देखेंगे तो कैसा है कि अगर मान लो आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, जैसे मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, उस पर रेड कलर की लाइट यहाँ पे आप फ्लो कराओ, है ना, मिल्क में आप रेड कलर की टॉर्च फ्लो कराना, क्योंकि व्हाइट कलर की कराओगे तो दिखेगा नहीं। तो आप देखोगे कि लाइट ऐसा आपको अपीयर करेगी कि ये पास होती हुई जा रही है, जैसे जैसे कभी आपकी कोई खिड़की खुली रहे हो और उससे सनलाइट आ रही हो, तो यहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल होंगे तो ऐसा लगता है कि ये लाइट ऐसे आ रही है ना, दिखता है, उसका पाथ दिखता है। तो ऐसा पाथ आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ कोलाइडल, ये स्कैटरिंग हो रही है तो दिखेगा। ठीक है, कोलाइडल समझ में आया, क्यों हो रहा है ये समझ में आया, पार्टिकल साइज। अरे हाँ ना भी यस बोलना सर। होता है। हाँ, यस सर। तुमने इतनी अच्छी चीज बताई, तुम लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो। समझ में आया सर, मजा आ गया। नहीं सर, ऐसा हाँ नहीं जी। है। हेलो, मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो ये सब अब मैं रब कर देता हूँ। तो डिफ्रेक्शन का ये यूज है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट, थ्रू शार्प एजेस। और ग्रेटिंग आप याद रखना, है ना, या फिर ये सीडी वाला एग्जांपल याद रखना, उससे आपको स्कैटरिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि वो शार्प एजेस होते हैं और इसके कारण कलर आ रहा है, आप घुमाओगे इधर उधर तो बिल्कुल कलर दिखेगा मस्त। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पार्टिकल नेचर। सो ठीक है, so that is bending or you can say scattering. Next है particle nature. So as particle nature we are going to say about two effect, photoelectric effect. तो पहले जब तक ये photoelectric effect नहीं आया था तब तक एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, एंड ही सेड कि जो वेव है या रेडिएशंस हैं ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, राइट। सो ही सेड कि रेडिएशंस आर लाइक वेव नेचर है, मतलब जितनी भी लाइट है वो केवल वेव नेचर है। एंड व्हेन ही एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, तो मतलब इसी के कारण, अच्छा मैंने ये आपको बताया नहीं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि क्या हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया। तो रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हो गया कि थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं, थोड़ा सा आगे, ड्रॉबैक ऑफ, भाई हो ये रहा है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है अगर कोई और चार्ज आएगा, मान लो पॉजिटिव ही आ गया, है ना, उसमें पास कर रहा है ये पॉजिटिव, तो उस पर क्या होगा, रिपल्शन लगेगा, है ना, ये इसको रिपेल करेगा, बाहर भेजेगा, राइट, इसको रिपेल करेगा। तो अगर ये पार्टिकल यहीं पे रहना चाहे इसके सेम ऑर्बिट में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हर टाइम एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, बिकॉज इट वांट्स टू रिमेन इन द सेम पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस, सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे। सर सिमिलर, एनर्जी क्यों लूज करनी पड़ेगी? भाई मैं बता रहा हूँ ना, ओह, भाई अगर यहाँ रिपल्शन हो रहा है तो ये दूर जाना चाहिए ना, लेकिन इसको तो यहीं रहना है। हाँ। So what he has to do is जो फोर्स रिपल्शन लग रहा है उसके एंगेज्ड वर्क करके रहना पड़ेगा ना। अच्छा, इसलिए वो एनर्जी लूज करे, ओके। सिमिलरली तो दिस इज व्हाट मैक्सवेल सेड कि अगर कोई चार्ज फील्ड है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल की फील्ड है और उसमें एक और अनदर मूविंग चार्ज मूव कर रहा है, सो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, इट हैज टू लूज इट्स एनर्जी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन लगेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी इसी जगह पे रहना है, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में ही पाथ करना है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला कि ये प्लैनेटरी पर सर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा ना।
इससे जुड़ा थोड़ी ना है ये, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेंटर। ये इससे जुड़ा थोड़ी ना किसी उससे। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, राइट, और इसको इसी पाथ पे रहना है, राइट, इट हैज टू रिमेन इन दिस पाथ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा ये, राइट, यहाँ पे इसको के लिए क्या होगा कि इसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये क्या होगा, इसकी तरफ धीरे 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 आके ऐसे गिर जाएगा, राइट, ठीक है। इफ इट हैज टू लाइक कंटिन्यूअसली रिमेन दिस पाथ, तो फिर क्या होगा, इसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट मैक्सवेल सेड। अब इस बात का रदरफोर्ड के पास कोई आंसर नहीं था। क्यों? रदरफोर्ड तो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे, है ना, ये सारी चीजों पे काम कर नहीं रहे थे, उन्हें एटॉमिक मॉडल मिल गया, ठीक है, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये फेल हो गया बस। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब क्या है, जब धीरे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब अब ये अपनी एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, ओवरऑल इसकी धीरे धीरे एनर्जी लूज होती जाएगी, वो न्यूक्लियस मतलब सिंक हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा, धीरे 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 आफ्टर सम टाइम तो गिर ही जाएगा। जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो ये चार्ज न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी खत्म कर देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों खत्म हो गए तो बचेगा क्या, एटम रहेगा ही नहीं। ये उन्होंने बोला मैक्सवेल ने। सो दिस रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कि भाई ऐसा क्यों है ये। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय बोर कि ही सेड कि भाई ऐसा है कि सारे ऑर्बिट जो है ना वो स्टेबल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन, है ना, सभी डिस्टेंस पे फिक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही ये रहेगा, और उसके लिए उन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए, बस ये बात उन्होंने बोली, और उन्होंने ये नहीं बोला ये कैसे आया। ही सेड दिस इज द पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आई एम गेटिंग एवरी टाइम विद ऑल माय mathematical formula, so that's why this is called model, not theory or not let's say principle। rather बोर का जो है वो क्या है, थ्योरी है ना, theories are like based on hypothetical, he could not prove but he could prove कि अगर ऐसा होगा तो चल जाएगा, काम हो जाएगा। तो बोर पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले अभी यहाँ चलते हैं मैक्सवेल। तो till the time Maxwell was there, Maxwell is saying कि continuous flow of energy है, that is wave nature है, and this wave nature or this is not able to explain photoelectric effect। क्या होता है photoelectric effect? शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, बाद में फुल बताएंगे। photoelectric effect में कुछ मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, लाइक लेट्स से सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, ये मेटल्स हैं, अगर इन पे अगर लाइट गिरेगी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, दे आर, if the light is going to incident on this, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, and this is called immediate emission of electron। तो इसमें टाइम नहीं लग रहा है, मतलब जैसे ही आपने पार्टिकल जैसे ही वेव डाली या लाइट डाली, सॉरी, जैसे ही हमने लाइट डाली वैसे ही एकदम इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो फिर सोचा गया कि ये ऐसा कैसे हुआ होगा। अच्छा, ये अलग अलग जगह पे देखा गया तो सब में सेम था, है ना, सब में सेम है। अच्छा, यहाँ आप ये समझो कि हर इलेक्ट्रॉन, अभी हम ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो दैट इज बाउंडेड बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेस हियर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो ये बॉन्ड को या फिर ये अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकलना पड़ेगा। सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग मेटल हैं तो उनके लिए एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये बात नहीं समझ में आ पाई कि भाई इमीडिएट कैसे हो रहा है, क्यों? वेव फंक्शन क्या है, वेव नेचर क्या है, वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। मान लो 1 जूल पर सेकेंड एनर्जी जो है ना वो कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मान लो अगर आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे 1 जूल था, पहले वाले में ही हमने बोला अच्छा 1 जूल एनर्जी चाहिए थी, 1 जूल मिल गई, लेकिन दूसरे वाले मेटल में थोड़ी ना 1 जूल होगी, ये हो सकता है 2 जूल हो जाए पर सेकेंड, या फिर कहीं पे हो सकता है 20 जूल पर सेकेंड हो जाए, मतलब 20 जूल हो जाए, आपको एनर्जी देनी पड़े इसको बाहर निकालने के लिए। तो आपको क्या है, टाइम लगेगा, यू नीड सम 10 सेकेंड 20 सेकेंड
सो दैट ये टोटल इतनी एनर्जी हो जाए, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द लेट्स से रिजल्ट्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमीडिएट इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो सोचा गया ऐसा क्यों होगा। तो दिस वेव नेचर कैन नॉट एक्सप्लेन कि यहाँ पे कोई टाइम लैग क्यों नहीं है, बिकॉज वेव नेचर होता तो टाइम लैग फिक्स था, एक के साथ नहीं होगा तो दूसरे के साथ होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा तो तीसरे के साथ होगा, राइट। क्योंकि सबकी आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग एनर्जी आपको चाहिए बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में आ रही है, पार्टिकल नेचर वाली बात जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, हाँ ना, राइट। सो वेव इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, और कुछ एनर्जी मान लो सर्टेन एनर्जी पर सेकंड जा रही है, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर एनर्जी पहुंचने तक के लिए कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम का गैप नहीं है, इसलिए देन दे थॉट कि ये क्या होगा। तो फिर बोला गया कि ये जो है पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन उस पर डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इमीडिएट emission of electron होगा। I guess this is like, are you able to understand this point? Yes. ठीक है। तो अब चलते हैं, दूसरा क्या था इफेक्ट, दूसरा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ही सेड, है ना, एक और है इसमें, that is also dependent on सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्चुअल में इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो पहले बोलते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है नहीं, मतलब ब्लैक बॉडी को इस तरह समझाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट रादर देन पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर से कैसे रिलेशन आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी, मान लो कोई भी सब्सटेंस है ना, एनी सब्सटेंस इज देयर, और इस पे लाइट अगर हमने डाली तो उसमें तीन काम होंगे। ये लाइट इस पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और ट्रांसमिट हो जाएगी। सो रिफ्लेक्ट है ना, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट। रिफ्लेक्ट होगी, ये इसका कलर बताती है ना। एब्जॉर्ब हो रही है, इससे इसकी एनर्जी हीट आ रही है ना, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी हीट। और ट्रांसमिट तो फिर आगे चली जाएगी, है ना। तो कई जगह पे आपने देखा होगा कि अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल भी एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारी ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। सारी लाइट आपकी ट्रांसमिट होकर चली गई। या फिर ट्रांसल्यूसेंट है कोई कंपाउंड, तो ट्रांसल्यूसेंट मतलब जो व्हाइट दिखेगा लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना। तो क्रिस्टल क्या होते हैं, वो थोड़ी लाइट को पास करा देते हैं, बाकी लाइट वहां पे स्कैटर हो जाती है, उनको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। जैसे फिटकरी हो गया या फिर कुछ, फिटकरी समझ रहे हो ना, पोटास एलम, Yes, एलम्स, sir. हाँ ठीक है। तो ये ऐसा, ये ट्रांसमिट हो गया। हाँ बोलो श्रब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर वो जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की है ना? नहीं, अभी हम बॉडी ब्लैक पे आए नहीं है, अभी बस हम ये बता रहे हैं कि लाइट किसी सब्सटेंस पे गिरी तो क्या होगा। अच्छा हाँ सर, एक तो मतलब कलर पे डिपेंड करता है कि मतलब सपोज ब्लैक है तो सारी लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, वाइट है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो फिर सर फिर वो मैट या ग्लॉस मतलब टेक्सचर कभी किस में आता है, मतलब वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में ही आती है? हाँ वो एक्चुअली मैट, उसमें क्या होता है ना, हाँ कुछ नहीं, मैट ग्लॉसी का मतलब है बहुत ही एकदम क्या बोलना चाहिए, वो एक्चुअली ना सरफेस मॉर्फोलॉजी है। अगर हम बहुत लोअर लेवल पे जाएंगे ना, तो मैट में क्या होता है ना, थोड़ा ऐसा ऐसा पार्टिकल, ऐसे सरफेस थोड़ी रफ होती है ना, हाँ। राइट। तो जो लाइट गिरती है ना वो इधर ही रिफ्लेक्ट, वो पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो वो एजेस से, वैसे अब्जॉर्ब हो जाती है हाँ अंदर। मतलब ज्यादा बार टकराएगी ना, तो ज्यादा बार जितनी बार उसका वो होगा, टकराना होगा, उतना बार वो एब्जॉर्ब होती जाएगी, इसलिए ओके ओके। और ग्लॉसी में डायरेक्टली वो मोस्टली ग्लॉसी में रिफ्लेक्ट हो बिल्कुल जाती स्मूथ है। होती है, बिल्कुल स्मूथ। हाँ ओके सर।
तो एनीवे तो ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये कहाँ पे, ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। तो एक बार लाइट गई तो फिर आएगी ही नहीं वापस, राइट, दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो विच इज नॉट लाइक बहुत रेयर है ना, हमारे अर्थ पे तो नहीं है, राइट, वहां पे जो भी जाएगा दैट इज गोइंग टू बी राइट, दैट इज नॉट गोइंग टू एस्केप, तो वो पूरा का पूरा वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी लाइट जाएगा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज परफेक्टली ब्लैक। आपने कभी कभी एक यूट्यूब पे एक अच्छा वीडियो था तो उसमें दिखाया गया था ब्लैक को कैसे देखें, तो उन्होंने लाइट को ऊपर से डाला था इस पे ब्लैक कलर पे, एंड फिर दे आर ट्राइंग टू शोकेस कि कौन सा ज्यादा अच्छा ब्लैक है ना। तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, ग्लिटर करा रहा था, वो कम कम वाइट कम लेट्स से बोलेंगे ब्लैक है कंपैरिजन टू जो काफी सारी ब्लैक को, है ना, एब्जॉर्ब कर जा रहा है और बहुत ही कम ग्लिटर कर रहा है या स्कैटर करा रहा है। तो ये अभी क्या हो रहा है, कार्बन ब्लैक पे काम चल रहा है और लॉट ऑफ नॉन नैनो टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। तो कार्बन इज एक्चुअली ब्लैक बॉडी में जो हम बात कर रहे हैं वो कार्बन एज ए ग्रेफाइट आप समझते हो, है ना, ब्लैक दिखता है, राइट। सो और कार्बन ब्लैक जो प्रिंटर में यूज होता है दैट इज, है ना, कार्बन मतलब एक तरह से ब्लैक कलर के लिए यूजफुल होता है। अभी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी या फिर बहुत like near to like black body, perfectly black body they are trying to make, पे वर्क चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। आप YouTube पे देखना, कहीं पढ़ना भी तो उसमें आएगा, कार्बन नैनो ट्यूब आएंगे या फिर ब्लैक बॉडी में कार्बन ब्लैक आएगा, ये सब आएंगे, ठीक है। अभी अभी ये काम कर सकते हो आप लोग, पूरा एक्सप्लोर करो बैठ के क्या चल रहा है ना अभी साइंस में। सर तो मतलब ब्लैक का सब ब्लैक कलर का अब तक का डार्केस्ट शेड वांटा ब्लैक होगा ना? क्या ब्लैक होगा, फिर से बोलो। सर कार्बन का डार्केस्ट शेड, हाँ ओके ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, यस, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गया यहाँ पे, है ना। ये तो बस ये ब्लैक बॉडी, यहाँ पे इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन एब्जॉर्प्शन से है। तो क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी दैट इज ब्लैक होल एब्जॉर्ब्स 100% लाइट, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे ये बात हो गई परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, यहाँ क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है, तो हर जो पार्टिकल है, ये तो हो गया, ये बात हो गई कि अगर लाइट गिरती है तो क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, ये सारी बात हो गई। अब यहाँ पे समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है, एवरी पार्टिकल एब्जॉर्ब सम एनर्जी, है ना, एवरी सब्सटेंस पार्टिकल कुछ भी, है ना, मैटर जो भी है, absorbs some energy radiation, and they are also, है ना, then they are absorbing this radiation, then they are also emitting some radiation, absorb some energy radiation and emits energy radiations। जितनी भी पार्टिकल है, ये बात हम कहाँ समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था इंफ्रारेड में हमारी जो बॉडी है ना, उसकी अगर आप हीटिंग प्रोफाइल देखोगे, राइट, तो हमें वैसे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप हीटिंग प्रोफाइल देखोगे IR से, हमारी बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशन देती है। तो आप अगर वो गॉगल लगाओगे IR वाले, तो आपको दिखेगा कहाँ पे कौन सा वाला पार्ट हमारी बॉडी का ज्यादा हीटेड है ना, कहाँ पे थर्मल गॉगल्स ना? हाँ थर्मल गॉगल्स ना? हाँ थर्मल गॉगल्स, राइट। तो वो आपको दिखेगा ब्लू और रेड में दिखाते हैं ना, आप देखना उसको, आप सर्च करना तो दिखेगा वो। हाँ सर, आई थिंक आईज सबसे ज्यादा हॉट होता है क्योंकि हीट वहां से बाहर आती है, आई थिंक। हाँ हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, इट कैन हैपन। तो इमिट्स एनर्जी, है ना, ये क्या होता है, सब करते हैं। अब कलर ऑफ एनी बॉडी is proportional to temperature to power 4, that is temperature, that is color of body का मतलब क्या है, wavelength, मतलब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ wavelength। so lambda of any body is proportional to T to power 4, that is temperature। तो जैसे अगर आप थोड़ा याद करो, लोहे के किसी मतलब रॉड को देखो,
है ना, तो ये ब्लैक दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हीट करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो रेड की तरफ शिफ्ट होता जाता है ना, और ग्लो करने लग जाता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, बस ये इसमें यही बात याद रखनी है। सर हाँ, सर तो कलर का कुछ तो यूनिट होगा ना? कलर का यूनिट, हाँ कलर की वो तो इंटेंसिटी होती है, वेवलेंथ है ना। कलर की इंटेंसिटी होती है। हाँ हाँ। हो गया तुम्हें, सब ठीक है। चलो फिर, ये मतलब कुछ कुछ बातें थी, क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिया आपको, राइट। का एक ग्राफ भी आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, कुछ ऐसा रहता है, राइट, दिस इज वेवलेंथ एंड आई थिंक दिस इज टेम्परेचर, नहीं उल्टा, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। तो इट इज लाइक दिस कि एक ऐसा कुछ कलर ऐसा आएगा, ऐसा कुछ रहता है, राइट। So what is going to be the highest wavelength, right? Sorry, highest intensity is going to be for this corresponding wavelength at temperature. तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, फिजिक्स में, ये सर पढ़ाएंगे आप, ऐसा कुछ रहेगा। चलते हैं अभी, अब हम आगे टाइम्स क्वांटम थ्योरी, तो अभी लेते हैं ब्रेक, फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक थोड़ा लंबा है, ओके, आप लोग लंच कर लो। ब्रेक है 40 मिनट का, मैं उधर एक्सटेंड कर दूंगा, 30 मिनट का ब्रेक है, 2:10 पे मिलते हैं। आई विल एक्सटेंड 15 मिनट, ओके। सर फिर क्लास कितने बजे तक का रहेगा फिर? 2:30 से 15 मिनट बढ़ा दो बस, 2:45 तक 15 तक ही? ओके ओके। बस, है ना। तो अभी बज रहा है 200, मतलब 140 है, तो 2:10 पे मिलते हैं। ओके सर।